सोचिए, क्या एक अपमान की आग पूरे के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है? और फिर क्या उसी राख से एक नया, एक अखंड साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी समझने वाले हैं जिसने अपनी बुद्धि को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और अपने प्रतिशोध को राष्ट्र निर्माण के एक मिशन में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। एक ऐसा नाम जो आज भी हजारों साल बाद भी पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है। मतलब क्या वजह है कि उनकी रणनीतियां आज भी दुनिया भर की बिजनेस स्कूल्स और मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं आज से करीब 2300 साल पहले। जगह है मगध का शक्तिशाली साम्राज्य। एक ऐसी जगह जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता के नशे और कह सकते हैं एक तरह की एनार्की में फंसी हुई थी। देखिए, मगध उस समय का सुपर पावर था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी सेना, बेहिसाब दौलत, सब कुछ था। लेकिन ये ताकत ना सिर्फ दिखावे की थी। अंदर से पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाइयों और अंदरूनी साजिशों से खोखला हो चुका था। और इस सारी गड़बड़ी के सेंटर में बैठा था एक बहुत ही घमंडी राजा। नाम था उसका राजा धनानंद। उसे अपनी फौज की ताकत का इतना नशा था कि वो विद्वानों की, ज्ञान की कोई इज्जत ही नहीं करता था। उसका शासन करने का तरीका बस एक, डर। अपनी प्रजा पर वो खौफ से राज करता था। और माहौल बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था, जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बने आचार्य चाणक्य। वो तो बस राजा को कुछ सलाह लेने पहुंचे थे, लेकिन धनानंद ने उनके साधारण कपड़ों को देखा, उनके रूप को देखा और भरी सभा में उनकी बेइज्जती कर दी। उन्हें दरबार से घसीटकर बाहर फेंकने का हुक्म दिया। इसी खींचातानी में चाणक्य की शिखा यानी चोटी खुल गई। अब देखिए, उस जमाने में शिखा किसी ब्राह्मण के लिए सिर्फ बाल नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो ये अपमान सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये पूरे ज्ञान का अपमान था। और बस वही पल था टर्निंग पॉइंट। चाणक्य ने जो कहा वो कोई गुस्से में दी गई धमकी नहीं थी। जरा सोचिए, एक निहत्था विद्वान भारत के सबसे ताकतवर राजा को एक तरह से मौत का फरमान सुना रहा था। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो ठीक है, अब चाणक्य के पास एक मकसद तो था, पर उसे पूरा करने के लिए सेना कहाँ थी? उनके पास तो कुछ नहीं था। अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे लीडर की जो उनके अखंड भारत के विजन को हकीकत में बदल सके। और ये खोज उन्हें ले गई एक जंगल में। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे हैं जिसे राज कीलम कहते थे। उन बच्चों में एक लड़का था जो राजा बना हुआ था, और जिस तरह से, जिस अधिकार और निडरता से वो फैसले ले रहा था, चाणक्य की अनुभवी आंखों ने एक पल में पहचान लिया कि हाँ, यही वो हीरा है जिसे तराशकर सम्राट बनाया जा सकता है। और वो लड़का, वो था चंद्रगुप्त। अब यहाँ चाणक्य ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। आज की पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जिसे किंग मेकर कहते हैं, उन्होंने वही भूमिका अपने लिए चुनी। मतलब वो खुद राजा नहीं बनना चाहते थे, वो राजा बनाना चाहते थे। और उन्होंने चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग शुरू की। सिर्फ किताबी ज्ञान या तलवारबाजी नहीं, बल्कि उसे हर तरह के खतरे के लिए तैयार किया गया। बल्कि कमाल की बात यह है कि चंद्रगुप्त को बचपन से ही खाने में जहर की बहुत ही मामूली मात्रा दी जाती थी। क्यों? ताकि उसका शरीर भविष्य में होने वाले किसी भी जहरीले हमले के लिए इम्यून हो जाए। कमाल की सोच है ना? लेकिन इससे पहले कि वो मगध पर हमला करते, कहानी में एक नया मोड़ आया। पश्चिम से एक बहुत बड़ा तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब चाणक्य के सामने एक नई चुनौती थी। बिना सेना के भारत को एक विश्व विजेता से कैसे बचाया जाए? और यहीं पर हमें चाणक्य की असली प्रतिभा देखने को मिलती है। उन्होंने जो किया उसे आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहा जाता है। मतलब जब आपके पास ताकत कम हो तो आप सीधे सीधे नहीं लड़ते, आप दिमाग से लड़ते हैं। तो एक तरफ थी सिकंदर की वो सेना जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, और दूसरी तरफ अकेले चाणक्य का दिमाग। ये लड़ाई हथियारों की थी ही नहीं, ये थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। तो उन्होंने किया क्या, जरा सुनिए। चाणक्य के जासूसों ने सिकंदर के कैंप में घुसकर अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, जैसे कि भारत तो देवताओं की जमीन है,
जो भी व्यास नदी को पार करेगा उस पर देवताओं का श्राप लगेगा। फिर उन्होंने चुपके से खाने पीने की चीजों में हल्का जहर मिलाना शुरू किया, जिससे सैनिक बीमार पड़ने लगे। रातों को कैंप के पास डरावनी आवाजें पैदा की जाती थी, भूतों की कहानियां फैलाई गईं, और सबसे बड़ी चाल ये अफवाह उड़ा दी गई कि नदी के उस पार मगध की 6000 हाथियों वाली एक विशाल सेना उनका इंतजार कर रही है। इसका असर सिकंदर की वो सेना जो कभी हारी नहीं थी, उसका हौसला पूरी तरह टूट गया और उन्हें बिना एक बड़ी लड़ाई लड़े ही वापस लौटना पड़ा। तो जब ये बाहरी खतरा टल गया, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान वापस अपने असली लक्ष्य पर लगाया, और वो लक्ष्य था मगध का सिंहासन। पर उनकी पहली कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। उन्होंने गलती ये की कि सीधे साम्राज्य के दिल यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह हारना पड़ा। कहते हैं कि अपनी गलती का एहसास उन्हें एक बहुत ही मामूली सी घटना से हुआ। उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना, जो गरम खिचड़ी के बिल्कुल बीच में हाथ डालकर जल गया था। माँ उसे समझा रही थी, बेटा खिचड़ी हमेशा किनारे से खानी चाहिए जहाँ वो ठंडी होती है। बस चाणक्य को अपनी स्ट्रैटेजी की चाबी मिल गई। दुश्मन को सेंटर से नहीं, किनारों से धीरे धीरे कमजोर करना है। इसके बाद जो चाणक्य ने किया वो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस था। सबसे पहले उन्होंने मगध की सीमाओं पर जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर कब्जा करना शुरू किया। फिर एक ताकतवर राजा पर्वतक के साथ मिलिट्री अलायंस यानी एक सैन्य गठबंधन बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने अपना जासूसों का नेटवर्क मगध के अंदर फैला दिया, जिसमें विष कन्या जैसे खतरनाक गुप्त हथियार भी थे। मकसद था धनानंद और उसके सबसे वफादार मंत्रियों के बीच शक और फूट डालना। मतलब नंद साम्राज्य को बाहर से भी घेरा जा रहा था और अंदर से भी खोखला किया जा रहा था। और फिर कई महीनों की घेराबंदी के बाद जब राजधानी पाटलिपुत्र चारों तरफ से अकेली पड़ गई और अंदर से कमजोर हो चुकी थी, तब चंद्रगुप्त की सेना ने आखिरी हमला किया। नतीजा, धनानंद की विशाल सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और फिर वो दिन आया, उसी सिंहासन के सामने खड़े होकर जहां उनकी बेइज्जती हुई थी, आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी शिखा को दोबारा बांधा। चलिए, जीत तो मिल गई, प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, लेकिन चाणक्य का असली काम तो अब शुरू होना था। किसी को हराना एक बात है, पर एक मजबूत स्थायी साम्राज्य बनाना बिल्कुल दूसरी बात। अब चुनौती थी एक अखंड भारत की नींव रखने की। और यहीं हमें चाणक्य की पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्होंने धनानंद के सबसे होशियार मंत्री अमात्य राक्षस को, जिसने उन्हें बहुत टक्कर दी थी, उसे सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसे मनाकर नए मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा सबक है। एक मजबूत देश बनाने के लिए आपको अपने दुश्मनों की काबिलियत को भी पहचानकर उसे अपने साथ मिलाना पड़ता है। चाणक्य ने युद्ध के बाद डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज भी एक मिसाल है। जब सिकंदर के जनरल सेल्यूकस ने दोबारा हमला किया तो चंद्रगुप्त ने उसे लड़ाई में तो हरा दिया, लेकिन चाणक्य जानते थे कि लड़ाई से स्थायी शांति नहीं मिलती, तो उन्होंने एक अलग ही रास्ता निकाला। उन्होंने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी करवा दी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल ट्रीटी थी। इस एक कदम से न सिर्फ लड़ाई खत्म हुई बल्कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सरहदें हमेशा के लिए महफूज हो गईं और सही मायनों में यहीं से अखंड भारत का सपना साकार होना शुरू हुआ। देखिए, चाणक्य की विरासत सिर्फ मौर्य साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत है उनके लिखे ग्रंथ, अर्थशास्त्र जो स्टेटक्राफ्ट और इकोनॉमिक्स पर लिखी गई शायद दुनिया की पहली डिटेल किताब है, और चाणक्य नीति जिसमें जिंदगी जीने के सिद्धांत हैं। ये किताबें आज भी हजारों साल बाद भी दुनिया भर में लीडर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स और बिजनेस मैनेजर्स पढ़ते हैं। ये उनकी सोच की टाइमलेस रेलेवेंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या चाणक्य की रणनीतियां, जिनमें गहरा ज्ञान और राष्ट्र निर्माण का जज्बा तो था, पर साथ ही छल और कई बार क्रूरता भी शामिल थी, क्या वो आज के जमाने में भी रेलेवेंट हैं? खैर, चाणक्य की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है, वो ये कि असली लीडरशिप सिर्फ सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सिंहासन तक पहुंचाने की दूरदर्शिता और काबिलियत का नाम है। और शायद यही वजह है कि आज भी इतने सालों बाद हम सब उनके सिद्धांतों को समझने में लगे हुए हैं।